पूजा नागवंशी। जी सर। पूजा और नागवंशी का कोई रिलेशन है क्या? अ, सर पूजा तो नाम है सर। मैं नाग की पूजा होती है, नागपंचमी सुना है क्या? कब आती है नागपंचमी? सर या नहीं? नहीं सर। चलो, इतिहास पढ़ा है आपने, इतिहास वगैरह कभी? जी सर। तो नागवंशी शासक कहाँ कहाँ अपने आप को रेगुलेट करते थे? सर मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर। तो नागवंशी के बारे में ग्वालियर, विदिशा ये सब फेमस है। सर विदिशा है, पद्मावती है और एक क्षेत्र मध्य प्रदेश में कांतीपुर है। ये क्षेत्र है सर। क्या भूमिका क्या रही नागवंशी शासकों की हमारे देश में? सर एक मुख्य भूमिका पढ़ने को मिलती है कि जो कुषाण शासक आए थे भारत में, तो उनका खात्मा किया था गुप्तों ने, पर कुछ स्थानीय शासकों ने भी इसमें उनकी सहायता की थी, तो वो नागवंशी शासक थे सर। तो कुषाणों का, जी सर। कुषाण शासक कहाँ रेगुलेट करते, ये कहाँ रहते थे कुषाण शासक? सर ये किसी महान कुषाण शासक का नाम याद है आपको? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। जो ये एक को लिखा है ब्रजमोहन नागवंशी, पापा जी का नाम है आपके, जी सर। है ना? तो ब्रजमोहन करके कोई ऐसे हैं जो अभी किसी बड़े पद पर? सर ये ब्रजमोहन मुंजाल जी हैं, हीरो मोटो समूह के संस्थापक रहे हैं और एक छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी। आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से जी संबंध सर। रखते हैं। जी। हम लोग काफ़ी छिंदवाड़ा के बारे में सुना है हम लोगों ने कि बड़ा प्यारा सा जिला है, क्षेत्रफल में भी काफ़ी आगे है, जी सर। जनजाति बहुल जिला है। जी सर। अगर हमारी टीम आपके जिले का भ्रमण करना पसंद करे तो आप हमें भ्रमण क्या कराएंगे वहाँ, और कुछ ऐसा वहाँ के जो स्थानीय व्यंजन हम लोग खाना पसंद करें जी तो सर। क्या हमें भोजन क्या कराएंगे? तो पहले हम भ्रमण करना चाहते हैं, फिर वहाँ के स्थानीय व्यंजन जो आप खिलाना चाहें वो खाना चाहते हैं। सर सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगी एक ऐतिहासिक स्थल में, देवगढ़ का किला कहते हैं सर, मोहखेड़ विकासखंड के पास स्थित है। इसके बाद सर मोहखेड़ के पास ही जाम सांवली का मंदिर है, सौसर में स्थित है। और सबसे प्रमुख जनजातीय क्षेत्र पातालकोट सर, वहाँ कहाँ ले जा रहे हैं आप? वो जुनारदेव, फिर इसका ले जा रहे हैं आपका पातालकोट, ऐसे 90-100 किलोमीटर ऐसे दौड़ाते रहेंगे क्या हम लोगों को? नहीं सर, देवगढ़ के किले के आसपास ही जाम सांवली का मंदिर है। ये तो अपोजिट है ना आप जहाँ बोल रहे हैं आपके पातालकोट। सर एक्चुअली पहले अगर हम जबलपुर से जाएंगे तो सबसे पहले छिंदवाड़ा पड़ेगा, उसके बाद हाँ सर वो अलग अलग डायरेक्शन में है, तामिया जो क्षेत्र है अलग डायरेक्शन में है। बस घुमा देंगे, खिलाएंगे कुछ नहीं? सर खिलाएंगे, बिल्कुल खिलाएंगे सर। छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा सर बड़े और जो मंगोड़े होते हैं वो फेमस है, तो सर वो खिलाएंगे। सब जगह मिल जाते हैं मंगोड़े, मंगोड़े और बड़े। कोई स्थानीय जो जनजाति बहुल क्षेत्रों में जो कुछ ऐसे खाने की चीज़ें फेमस हों, है कुछ? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। कोदो कुटकी सुना है क्या? कोदो कुटकी सुना है सर। पेज, जी सर। सब पेज पीना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे? सर चावल से के भात से बनती है वो, और उसको एक दिन पहले पानी में रख के कुछ पकाते हैं सर, और मतलब सर मुझे बनाना नहीं आता है तो मैं नहीं बता। हम लोग सब भारिया लोगों से मिलना चाहते हैं, सुना है बहुत उनके बारे में। जी सर। तो आप मिला सकते हैं उनसे? जी सर। आप हमें हमसे मिला देंगे? हाँ जी सर। कोई बाधाएं नहीं आएंगी मिलने पर? सर अभी जो वहाँ पे जिस तरीके का प्रशासन चल रहा है और जैसे वहाँ पे लोग हैं, तो वो काफ़ी कुछ विकास हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मिलने में कुछ प्रॉब्लम आएगी। हम कमलनाथ को छिंदवाड़ा बोले या छिंदवाड़ा को कमलनाथ बोले? सर मैं कहना चाहूँगी कि आप छिंदवाड़ा को छिंदवाड़ा कहिए और कमलनाथ जी को कमलनाथ जी कहिए सर। हम तो इतना ही सुना है कि कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा मॉडल, क्या है उनका छिंदवाड़ा मॉडल, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी जब वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के? जी सर। छिंदवाड़ा की विशेषता ये रही है सर कि छिंदवाड़ा एक तो जनजातीय बहुल क्षेत्र भी रहा है, कोल माइंस वाला क्षेत्र रहा है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो वहाँ पे जिस भी तरीके का विकास हो सकता था उनके कार्यकाल में कह सकते हैं। छिंदवाड़ा में सर रेलवे स्टेशन डेवलप हुआ, और अब शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो मेडिकल यूनिवर्सिटी, छिंदवाड़ा की अपनी खुद की यूनिवर्सिटी, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रियल क्षेत्र को काफ़ी प्रमोट किया है।
जैसे कि सर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड छिंदवाड़ा में काम करने वाली बड़ी कंपनी है लार्ज स्केल की। इसके अलावा सर रेमंड फैक्ट्री है। तो मुझे लगता है सर हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ उन्होंने काम करने के प्रयास किए हैं जो काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। आप शंकर साय नगर जौनपुर से भी जी जुड़ी सर। हुई हैं। जी सर। तो शंकर साय नगर रघुनाथ साय जो उन्होंने 1857 की क्रांति में फाइट किया, जी। आप इस गौड़ वंश की कुछ इतिहास को संक्षिप्त में बता सकते हैं? गौड़ वंश के इतिहास के बारे में बात करें सर, तो इन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया है। गढ़मंडला इनकी राजधानी थी। सर यहाँ पे गढ़मंडला इनकी राजधानी थी सर। इसके प्रमुख शासकों की बात करें तो रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इन लोगों ने यहाँ पे शासन किया। इसके अलावा 1857 में शंकर साय रघुनाथ साय डायरेक्ट पहुंच गए आप? संग्राम साय सुना हो, मदन जी साय जी सुना हो, जी सर। दलपत राय सुना, ऐसा कुछ नहीं? सर ये है पूरी सर। वंशावली है ना? जी सर। मैं फिर से बताना चाहूँगी सर, संग्राम शाह की जहाँ तक बातें उन्होंने रानी दुर्गावती के बारे में जो मेरी समझ है या हाँ। मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है कि उनको अकबर से समझौता कर लेना चाहिए था और अपने साम्राज्य को बचा लेना चाहिए और अपने साम्राज्य को एक बड़ा गुड गवर्नेंस देना था। कि उनको इस तरह से संघर्ष करके अपने आप को मिटा देना कहाँ तक उचित है? वहीं हम रणजीत सिंह को देखते हैं कि उन्होंने इतिहास में अंग्रेजों से अमृतसर की संधि की और एटलीस्ट उन्होंने अपने पंजाब को तो एक गुड गवर्नेंस दिया जो एक आधुनिक पंजाब के रूप में दिखते हैं, उसके फाउंडर कहलाते हैं। तो इन दोनों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गलती टीपू सुल्तान ने की वही गलती आपके रानी दुर्गावती ने कर दी। बस वो तो स्वीकारता चाहते थे अकबर, उनको साम्राज्य मिलता और वो अपनी जनता की सेवा कर पाती। सर इस संबंध में मेरे विचार ये हैं कि रानी दुर्गावती को आज हम जानते हैं इसलिए महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक, साथ ही अपने आत्मनिर्भरता का प्रतीक, किसी के ऊपर डिपेंडेंस वो नहीं चाहती थी, जो हम वर्तमान समय में भी रिलेट करते हैं कि हम जैसे भारत संप्रभु राष्ट्र है, वैसे उस समय पे उनका जो राज्य क्षेत्र था वो अपनी संप्रभुता को बनाने के लिए लड़ रही थी। और मुझे लगता है कि सर वो एक समयकालीन भी परिस्थितियां रहती है। उस समय का जो शासन था, प्रजा को अपनी राजा में विश्वास ही इसीलिए था कि उनको पता था कि ये हमारी रक्षा करेंगे। सर इस वजह से मुझे लगता है कि उनका डिसीजन जो था उन्होंने सही डिसीजन लिया सर। सुडोकू क्या होता है? सुडोकू खेलते हैं आप? सर ये एक रीजनिंग बेस्ड पजल होती है जिसमें 1 से लेकर 9 तक के अंकों को एक 9x9 ग्रिड के बॉक्स में जमाना होता है सर। और इसका मेन सट्टा तो नहीं है, जुआ सट्टा तो नहीं, इससे नंबर तो नहीं निकलता? नहीं सर, कोई नंबर नहीं निकलता, बल्कि एक तरीके से ब्रेनी डोज कह सकते हैं कि आपके ब्रेन की एक्सरसाइज। हमारे यहाँ तो बहुत सारा वैदिक है, जी। वैदिक गणित है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसको लेकर। जी जी। ये सुडोकू कहाँ का कंसेप्ट है? सर सुडोकू नाम तो जापान से आया है, पर ये पहली बार पजल के रूप में न्यूज़पेपर में सर यूएसए में आया था और वहाँ से जब ये जापान पहुँचा तो जापान से इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गई, तो उसका नाम सर सुडोकू रख दिया गया। उसका मतलब ये होता है सिंगल डिजिट। मान लीजिए आपने इसको हॉबी बनाया, जी। कभी कभी उसको कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, कभी नहीं कर पाती हैं, कभी आपको वो चीज़ नहीं मिलती, आपका समय भी जा रहा है, आपकी एनर्जी भी जा रही है, Yes. आपका मोरल भी जा रहा है, तो फिर हॉबी कैसी हुई? सर मोरल कभी नहीं जाता एक्चुअली। कंप्लीट नहीं हो रहा, जी। समय तो दे रहे हैं, जी। एनर्जी तो लगा रहे हैं, यस। फिर आपको कंप्लीट नहीं हुआ तो भी खुशी होती है? खुशी नहीं होती सर, बट एक वो कहना चाहिए, एक मेरे अंदर उत्साह सा रहता है कि मुझे उसको कंप्लीट करना है, तो मुझे हो हमेशा सकता है उस टाइम पर आप कोई विशेष काम बहुत अच्छे कर सकते हैं, कोई अध्ययन सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि इस पे आपको करेक्ट क्या होता है? सर मेरे सबसे पहली बात, मुझे उसको करके खुशी मिलती है, मेरी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, और चूंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ तो वो एक अंदर से एक टारगेट जैसा रहता है कि मुझे इसको कंप्लीट करना है। आपने लिखा है स्वच्छता, मुझे तो लगता है आप स्वच्छता से ज्यादा समय दे देती होंगी सुडोकू में। नहीं सर, इतना टाइम स्वच्छता में देंगे तो शायद समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा। मुझे लगता है कि सर ये दोनों ही मेरी हॉबीज़ हैं और मैं इनको अलग अलग समय पे अलग अलग समय दे सकती हूँ। सुडोकू का अपना समय है सॉल्व करने का और स्वच्छता का अपना समय है सर। पूजा में आप थोड़ा सा टाइम लेकर सोचकर आंसर देना जी कि हमने बहुत सारे बच्चों की हॉबी देखा है, जी जितना हम समझ पाते हैं कि हॉबी एक नेचुरल पार्ट होती है, जी। तो आपको ये बताना है कि हॉबी से मेंटली और फिजिकली क्या हमें मिलता है।
और हम इससे कैसे इसको हम लोगों पर कुछ सेवाएं या कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको मुख्यतः इसके 3 पॉइंट्स बताने हैं कुछ, कि हॉबी से आपको क्या एक मेंटली और फिजिकली सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसका समाज में क्या उपयोग होता है। सभी की कॉमन हॉबियों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ जी। आप सोचकर इसको आंसर दें। सर हॉबीज, अगर किसी व्यक्ति की हॉबीज हैं, वो खाली समय में करना पसंद करता है, तो उसके अंदर 3 सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं जो मैं बताना चाहूँगी। पहला, एक मेंटल पीस आती है। दूसरा, व्यक्ति खुश रहता है क्योंकि वो अपने पसंद का काम कर रहा है। और तीसरा, एक सकारात्मक सोच डेवलप होती है। अब सर बात करूंगी कि ये समाज को कैसे इसमें योगदान दे सकती है किसी व्यक्ति की हॉबीज। तो जब आदमी के पास मेंटल पीस होगी, सकारात्मक सोच होगी, तो किसी भी कार्य को करते समय एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर सकता है। और जब वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेगा तो हमेशा समाज के भले के लिए ही काम करेगा। आपने सभी वर्णित पद लिखे हैं जी। आपके सभी पद का क्रम बता सकते हैं? सर मैं नाम बता सकती हूँ। सबसे पहले है सर राज्य सेवा उप जिला राज्य सेवा उप जिला अध्यक्ष, उप पुलिस अध्यक्ष, सहायक संचालक उद्योग, सहायक संचालक स्कूली शिक्षा विभाग, सहायक संचालक जनसंपर्क। इसके अलावा सर क्या मैं पूजा, जी सर। आपके सरनेम में हम देख पा रहे हैं आप नागवंशी लिखती हैं। जी। हमारे मध्य प्रदेश में एक भित्ति चित्र है नागपंच, आप जानती हैं कहाँ की है? भित्ति चित्र समझती हैं आप? भित्ति चित्र और भूमि अलंकरण जानती हैं आप क्या होती हैं? दीवारों पे जिसे बनाते हैं हम उसे भित्ति चित्र बोलते हैं, और जो भूतल पे या फर्श पे बनाते हैं उसे भूमि मंडन बोलते हैं। तो ये भूमि मंडन है कि भित्ति चित्र है? सर आप जिस चित्र की बात कर रहे हैं उसका मुझे सर जानकारी अभी नहीं है। जानकारी जी। चलो कोई बात नहीं बच्चों। आप छिंदवाड़ा की मूलतः निवासी हैं। भारिया कम्युनिटी को आपने देखा है कभी, पास से महसूस किया है, उन्हें जानने की कोशिश की है आपने कभी? सर मैं लोगों से पर्सनली नहीं मिल पाई हूँ, पर मैंने उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है बच्चा, ये बताएं मुझे पूजा, आपकी भारिया जनजाति तो बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत नीचे रहती है। कितने भूतल से नीचे, कितनी नीचे रहती है? सर लगभग 1500 फीट नीचे रहती है। हम उन्हें ऊपर लाने पे क्यों तुले हुए, समाज की मुख्य धारा में लाने पे क्यों तुले हुए? सर इसका मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि समाज धीरे धीरे करके प्रगति की ओर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। और जनजातियों की हमेशा से एक विशेषता कह लीजिए, अलगाववाद उनकी एक विशेषता है। पर अलगाववाद की वजह से सर उनकी शिक्षा में, उनके सामान्य जीवन में सर विकास नहीं हो पाता है। मुख्य समाज से अलग रहते हैं, कई बार गरीबी में जीवन बिताना पड़ता है, उनके पास रोजगार के साधन नहीं होते हैं। तो इसलिए सर हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि मुख्य धारा में जोड़कर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार एक नागरिक को, एक बाहर रहने वाले नागरिक को जो सुविधाएं दे रही है उसका लाभ भी पातालकोट जैसे क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां उठा सके। मुझे तो लगता है आपने एक निबंध लिख दिया, मैंने बहुत सीमित पूछा था आपको। चलिए कोई बात नहीं, आप ज्यादा बोलने में विश्वास रखती हैं, हमारा बोर्ड ऐसा माने? नहीं सर। अपने कम शब्दों में आप चीजों को नहीं बता पाती, मतलब आप एसडीएम बन जाएंगी तो आपको लगता है पल्लवन का भाव आपके अंदर ज्यादा रहेगा। अच्छी चीज है कि ये गलत चीज है एक व्यक्तित्व के हिसाब से? सर ये मेरा नेचुरल बिहेवियर है। नेचुरल बिहेवियर जी। एक लंबे समय से भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जनजातियों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रही है, कार्यक्रम कर रही है, उत्थान के लिए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके लिए प्रयास कर रही है। क्या कारण है कि आज भी हमारे पास 3 जनजातियां ऐसी हैं जो पिछड़ेपन का शिकार है? क्या गवर्नमेंट का फेलियर है? सर इसको मैं गवर्नमेंट का फेलियर तो नहीं मानूंगी, क्योंकि सरकार सतत प्रयासरत है, वो आगे भी करेंगे। बट ये उनकी कुछ सामाजिक विशेषताओं का एक भाग है। जैसे मैंने कहा, अलगाववाद की प्रवृत्ति उनमें रहती है और एक तरीके से कुछ संतोषी प्रवृत्ति भी रहती है जी, जिसकी वजह से वो जहाँ है वो उसी जोन में रहना चाहते हैं। जी जी, है ना जी। ये मुझे बताइए, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप कुछ जानती हैं? आपकी अभिरुचि है स्वच्छता? मुझे तो लगता है महिलाओं का काम है ये स्वच्छता। अभिरुचि कैसे हो सकती है आपको? हर महिला करती है, हर बच्ची करती है, मेरे धर्मपत्नी भी करती है, मेरी बच्ची भी करती है। स्वच्छता काम होता है, अभिरुचि कैसे होगी? सर क्योंकि स्वच्छता इसलिए मेरी अभिरुचि है क्योंकि मेरे आसपास का माहौल स्वच्छ रहे,
मैं जहाँ रहती हूँ वो जगह मैं खुद भी स्वच्छ रहूँ, मुझे अच्छा लगता है सर, मुझे उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। स्वच्छ भारत मिशन है, अभियान है कि योजना है? स्वच्छ भारत एक अभियान है सर, और इसके अंतर्गत 2 मिशन काम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन और स्वच्छ भारत शहरी मिशन। खुले में शौच मुक्त हमारा क्या भारत हो चुका है या मध्य प्रदेश हो चुका है? सर पूरा भारत खुले में शौच मुक्त हो चुका है। लेकिन मैं तो देखता हूँ सर, ये किताबी चीजें हैं, आज भी मैं अपने गांव पे जाता हूँ तो चीजें उस तरह से नहीं है। इस बात से आप सहमत हैं? सर स्वच्छ ये जो खुले में शौच की बात है, ये भी एक सतत प्रक्रिया है। जैसे सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जगह जगह टॉयलेट्स बना दिए और लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया। तो अगर हम उस प्रयास को जारी ना रखें, बीच में बंद रखते हैं, तो ये भी हो सकता है कि वापस वो स्थिति आ जाए, तो उसको हमें सततता से प्रयास करते रहना पड़ेगा। कोई मॉडल है आपके दिमाग में कि हम स्वच्छ भारत मिशन में ये फीचर्स ले आएंगे तो मुझे लगता है उस टारगेट ओरिएंट को जल्दी अचीव कर लेंगे? कुछ अपने तरफ से कोई 5 सुझाव दीजिए या 3 सुझाव दीजिए जो स्वच्छ भारत के लिए बेस्ट हो सकते हैं सरकार के अलावा। सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है शिक्षा, स्वच्छता के बारे में शिक्षा। वो गवर्नमेंट कर रही है बच्चा। सर मैं जिस भी जगह पे काम करूंगी, मैं उसका स्टेप वाइज उसको प्रेरित करने का प्रयास करूंगी। इसके अलावा स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में मुख्यतः, और दस्तक अभियान के तरीके से भी उसको किया जा सकता है कि घर घर जाके लोगों को डोर टू डोर कैंपेन कह जी, सकते जी, हैं ना। जी, दस्तक अभियान अलग है बच्चा, है ना? हाँ, मैं डोर टू। कोई बात नहीं। आप नवोदय विद्यालय से पढ़ी हैं, जी। एक लंबे समय से आपके सर शिक्षण संस्थान रहा है इनका। नवोदय विद्यालय के बच्चों को मैं जानता हूँ एक अन्य भाषा के रूप में भी उनका विकास करते हैं। आपकी द्वितीय भाषा क्या रही है? सर मेरी द्वितीय भाषा तो अंग्रेजी थी, पर मेरी तीसरी भाषा जो थी वो गुजराती थी। गुजराती? जी। अच्छा, गुजरात मॉडल के बारे में कुछ जानती हैं? हम बहुत लंबे समय से न्यूज़पेपर में सुनते हैं, टीवी समाचार माध्यमों से सुनते हैं कि गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। कुछ जानती हैं, बताना चाहेंगे हमारे बोर्ड को? सर मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। ये बताइए पूजा कि हमारा बोर्ड आपका क्यों चयन करे? आप में ऐसी क्या चीजें हैं कि जिसकी वजह से आपका बोर्ड हमारा आपको चयन कर ले? हमारे सिस्टम के लिए आप कैसे बेस्ट हैं? सर मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड व्यक्ति हूँ। जिस तरीके के भी मुझे टारगेट दिए जाएंगे, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको समय पे पूरा करूँ। मुझे लगता है ये इससे मुझे आसानी होगी। आप ऐसा महसूस करती हैं? जी सर। बाहर 80 बच्चे जो बैठे हैं, मुझे लगता है उनके अंदर भी ये क्वालिटी है, फिर भी हम आपका चयन क्यों कर ले? उनका चयन छोड़ दें? सर एक लीडरशिप क्वालिटी मैंने हमेशा से मेंटेन की है, जब से मैं स्कूल में थी तब से ही मैंने मेंटेन की है। और अगर मैं अपने मनोवृत्ति की बात करूं या मूल्यों की बात करूं, मुझ में कुछ अच्छे मूल्य हैं, ईमानदारी, इसके अलावा मेरे अंदर सर थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। तो अच्छा जी। आपके व्यक्तित्व का कोई नकारात्मक पक्ष या आपको लगता है ये मेरा वीकर पॉइंट है सर, बताना चाहेंगे बोर्ड को? सर ये डेली रूटीन पे कुछ बेस्ड हो सकता है। जैसे कि समय पे कभी कभी ना उठना। समय पे कभी कभी ना उठ पाना, ये तो हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है बच्चा। आप समय पे नहीं उठ पाएंगी और जिला प्राधिकारी के रूप में आप कहीं पदस्थ हैं, तो हमारे सिस्टम के लिए तो बहुत घातक है आप। लेकिन मुझे लगता है सर ये ऐसा नहीं है जिसको मैं परिवर्तित ना कर पाऊँ। आप उस पे समय पे काम कर रही हैं और सुधार भी ये कहना चाहिए। जी सर, मैं उसको बदल सकती हूँ। अच्छा, छिंदवाड़ा एक बहुत बड़ा जिला है पूजा, और जैसे चेयरमैन सर ने भी कहा कि एक छिंदवाड़ा मॉडल की बात कर रहे थे। छिंदवाड़ा जिला तो बहुत है लेकिन उपलब्धियां कम है। आप उस जिला की रहने वाली हैं, मान लीजिए वहाँ प्राधिकारी के रूप में पदस्थ होती हैं, और वहाँ कोविड पेशेंट लंबे समय से जो आप्रवासी मजदूर हैं आ रहे हैं। आपकी नियुक्ति का प्रथम दिन है और आपको जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया है, आप क्या करेंगे उनको रोकने के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए, उनके शिविर के लिए? क्या दिमाग में आइडिया है? पहला दिन है आपकी नियुक्ति का, आपको जिम्मेदारी मिली है, जिला कलेक्टर ने आपको दिया है, मूलतः आप गृह जिला में ही आपके किसी कारण से पदस्थ हो गए और आप्रवासी मजदूर आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेगी पहली? सर मेरी पहली प्रतिक्रिया ये रहेगी कि मैं प्लान करूंगी कैसे उनका पुनर्वास किया जा सके। उसके लिए मैं सर विभिन्न एजेंसियों से पहले समन्वय स्थापित करूंगी कि उनको, अगर उनको रखना, पहले तो उनकी टेस्टिंग के बारे में और उनको किस स्थान पर रखना है उसके बारे में सर। तो सब एक नॉर्मल टेस्टिंग जो होती है, टेम्परेचर टेस्टिंग होती है। हाँ बच्चा।
जहाँ से भी उनकी एंट्री हो रही है वहाँ से ये प्रॉपर उनका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं प्रयास करूंगी कि किसी शिविर में या फिर जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे सर मैं उनको आश्रय देंगी। जी उनको आश्रय देना। बहुत सारी अभिरुचियां हैं पूजा आपकी, आप गाना भी गुनगुनाती हैं, आप सुडोकू भी खेलती हैं, स्वच्छता भी करती हैं। रुचि और अभिरुचि में कोई अंतर है? मुझे लगता है दोनों में अंतर है कुछ। सर मुझे लगता है कि जो अभिरुचि होती है वो रुचि का सबसे हाईएस्ट रैंक में अगर किसी को रखें तो वो हमारी अभिरुचि होती है। अभिरुचि ऐसा है कि खाली समय में जिसको मैं प्राथमिकता से जिस काम को करना पसंद करूंगी वो मेरी अभिरुचि है, और रुचियां कई हो सकती हैं। अभिरुचि हमारे प्रशासन आपके लिए कैसे हेल्प करेगी, प्रशासन में कैसे हेल्प करेगी हमारी? आपकी जितनी अभिरुचियां, गाना गाने वाले को हम क्यों ले लें, सुडोकू खेलने वाले को हम क्यों ले लें, स्वच्छता वाले को ले सकते हैं, जी बाकी अभिरुचि तो हमारे काम की नहीं है। फिर ये दोनों अभिरुचि हमारे सिस्टम के लिए कैसे हेल्प करेंगी? सर अभिरुचि अगर मैं अपनी अभिरुचि को फॉलो करती हूँ तो जैसा मैंने कहा कि मुझे उससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तो अगर मैं उस सकारात्मक सोच के साथ प्रशासनिक काम जो भी करूँगी तो मुझे लगता है मैं मेरे परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। ठीक है सर, प्लीज। जब जवाहर नवोदय विद्यालय से आप पढ़ी हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था देश में? सर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी जी लेकर आए थे सर। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है जिले में? जिले में प्रमुख अध्यक्ष होता है उसका। जवाहर नवोदय विद्यालय जिस भी जिले में होते हैं उसका एक अध्यक्ष होता है। सर इसकी एक समन्वय समिति होती हाँ, है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होते हैं सर। वेरी गुड, ठीक। आप सहायक प्रबंधक की पोस्ट पे अभी कार्यरत हैं। जी हाँ सर। आपने अपने इसमें डॉक्यूमेंट्स में ये कहीं नहीं लिखा कि किस जिले में पदस्थ हैं आप? सर मैं जबलपुर जिले में पदस्थ हूँ। आपने इसमें आपने मेंशन नहीं किया है, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बस लिखा हुआ है। सर माफी चाहूंगी, मुझे लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई है, पर मैं जबलपुर जिले में आपके पदस्थ विभाग का मूलतः क्या काम होता है? सर मूलतः काम होता है उद्योगों को प्रोत्साहन देना और उद्योगों से संबंधित योजनाएं चलाना, प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी प्रदान करना सर। तो आपके विभाग के मंत्री कौन है? सर मध्य प्रदेश में श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं। आप 2017 से जबलपुर में ही कार्यरत हैं। जी हाँ सर। आपको लगभग 4 वर्ष कंप्लीट हो जी गए सर। हैं। आपने कोई ऐसा कार्य किया हो उद्योग से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड, कोई ऐसा अचीवमेंट हो आपका 4 साल में? सर 4 साल में मैंने बहुत लोगों की काउंसलिंग की है, उनको प्रोत्साहित किया है रोजगार लगाने के लिए, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए। बस सर यही। आपका विभाग क्या मदद करता है? मान लीजिए हमको रोजगार स्थापित करना है जी और उस रोजगार की कास्ट लगभग 20 लाख रुपए है, जी। तो वो आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग है। तो पहले तो ये बताइए कि 20 लाख का अगर हम कोई व्यापार या उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा, सूक्ष्म में, लघु में या मध्यम में? सूक्ष्म में आएगा सर। 20 लाख का। जी। और मध्यम में? मध्यम में सर क्या आप मुझसे मध्यम की रेंज क्या होगी? ओके सर मध्यम की रेंज होगी 10 करोड़ रुपयों तक की रेंज, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़। अलग अलग है क्या सर्विस सेक्टर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए? हाँ जी सर, अलग अलग है। तो जैसे हमको उद्योग स्थापित करना है 20 लाख का, मैं आवेदक हूँ आपके डिपार्टमेंट में, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? सर अगर आपको 20 लाख का उद्योग स्थापित करना है, सबसे पहले आप कार्यालय में आके किसी भी सहायक प्रबंधक से आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आप इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। योजना पहले मैं बता देती हूँ सर। जैसे 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो एक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अभी 12 जनवरी से ही शुरू हुई है। इसके अंतर्गत सर 18 से 40 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए, पारिवारिक आय 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, साथ में आपको सर 12th पास होना चाहिए। एक कुछ आधार नंबर होता है आपके डिपार्टमेंट का उद्योग या व्यापार लगाने के लिए? उद्यम पंजीयन कहते हैं सर। क्या होता है वो? सर उद्यम पंजीयन उद्योग स्थापित करने के लिए एक लाइसेंस कह सकते हैं उसको, या पंजीयन कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आप विभिन्न सब्सिडी से संबंधित योजनाओं का लाभ ले सकते तो हैं। उसकी अनिवार्यता है, बिना नहीं रजिस्ट्रेशन हो के आपको नहीं, आपको सहायता नहीं मिल पाएगी सर। तो जैसे किसी को व्यापार या उद्योग चलाना है तो उसका कोई प्रोजेक्ट भी जमा करना होता है? जी सर, ये जो प्रक्रिया होती है इसमें MP ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ता है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसका भाग है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आपका डिपार्टमेंट को सब्सिडी भी देता होगा उसमें? जी सर, आवेदन जब हमारे पास आता है हम उसको प्रॉपर चेक करते हैं, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद हम उसको बैंक प्रेषित कर देते हैं।
जिले में जो आपकी पोस्ट है सहायक प्रबंधक, ये सेकंड नंबर की पोस्ट होती है क्या? आपके ऊपर प्रबंधक होते हैं और सर उनके ऊपर महाप्रबंधक जी होते हैं। महाप्रबंधक भी जिले में होता है? जी सर, जिला स्तरीय कार्यालयों के जो प्रमुख होते हैं वो महाप्रबंधक होते हैं। आपने जो अभी रिच्यू में लिखा है, ये जापान का गेम बताया आपने, सुडोकू, जी है ना? ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है कहीं ना? जी सर। अभी चेयरमैन साहब ने भी पूछा, हमारे बोर्ड मेंबर ने भी पूछा कि आपको जो हॉबी है, आपकी अभिरुचि, उसका उपयोग क्या है? वो एप्लीकेशन आप अभी भी नहीं बता पा रहे हो। सकारात्मक ऊर्जा आपने बताया, जी तो मैथ से सॉल्व करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है? सर वो अगर केवल एक हॉबी के रूप में उसको देखूं तो वो मुझे काम करना अच्छा लगता है, उससे मुझे आती है सकारात्मक। वो तो सुडोकू जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक मैथमेटिक्स पजल्स है, जी हाँ उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जी। तो उसमें और क्या फायदे हैं? ये तो सकारात्मक ऊर्जा आपका अपना एक्सपीरियंस है। अगर जैसे सर ने बोला कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है, कभी कभी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। जी मान लीजिए आपने कोई प्रॉब्लम है, आपने आधे घंटे में सॉल्व कर ली, कभी आपको 2 घंटे भी लगते हैं, तो 2 घंटे के बाद सॉल्व आपने कर लिया उसको, तो फिर क्या अनुभूति होती है आपको उस समय? सर, मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड पर्सन हूँ, तो मैं उसको उस तरीके से लेती हूँ। अगर वो मुझसे सॉल्व हो जाए तो मुझे खुशी होती है कि हाँ मैं इसको कर पाई। आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, जी नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर सुने होंगे आपने, जी हाँ। है ना? बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों में? सर, नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से लेकर आगे अनगिनत तक की जो संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर होती हैं। और सर सेकंड आपने क्या पूछा था? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। सर, रैशनल नंबर जो होते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q जो है वो होल नंबर्स होते हैं और q कभी 0 के बराबर नहीं होता। तो 0 तो होल नंबर होता है? अपने आप में नंबर है सर वो तो। 0 तो होल नंबर में आता है। लेकिन सर रैशनल नंबर की कंडीशंस ही यही होती हैं कि q इज नॉट इक्वल तो टू आप तो कंट्राडिक्शन बोल रहे हो दोनों में, फिर से डिफाइन करिए। आप बोल रहे हो p और q दोनों होल नंबर होना चाहिए, फिर आप बोल रहे हो 0 भी नहीं होना चाहिए। सर वो इरेशनल नंबर्स की कंडीशन ही वही है सर कि q 0 के बराबर, 0 को छोड़ के और कोई आपने बोला नेचुरल नंबर 1 से लेके आगे तक सब होते हैं, 1.5 नेचुरल नंबर होता है क्या? हाँ सर। 1.5 जी नेचुरल होगा? सर, मुझे लगता है नेचुरल होगा। ठीक है। आप देखिए अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से हैं। जी हाँ। आपने क्या है तो आपने इंदौर को भी देखा है, आपने जौनपुर को भी देखा है, और आपकी दृष्टि डेफिनेटली काफ़ी तीखी होगी इस बात को लेकर, क्योंकि आप MSME में काम कर रहे हैं। जी तो क्या डिफरेंसेस हैं कि इंदौर का ग्रोथ रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जौनपुर इस तरह से MSME के मामले में हम देखते हैं कि उतना स्ट्रांग नहीं है जितना इंदौर है, तो उसका क्या अंतर क्या होते हैं और इसको प्रमोट करने के लिए आप और आपका डिपार्टमेंट क्या करते हैं? सर, पहला तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगता कि इंदौर MSMEs के मामले में आगे है या जबलपुर पीछे है। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर जबलपुर के इंडस्ट्रियल प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिफेंस फैक्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा सर यहाँ पे संगमरमर का काम होता है सर, तो वो मध्य प्रदेश में कहीं नहीं होता, इंदौर में भी नहीं होता। तो मैं इस बात को सर नहीं मानती कि जबलपुर किसी मामले में पीछे है। लास्ट क्वेश्चन जी। आपने भी अपना 100% दिया और जस्ट इसके पहले आपके ब्रदर का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने भी अपना 100% दिया। जी। हम दोनों में से किसका सिलेक्शन ले लें और क्यों ले लें? सर, ये तो मुझे लगता है सर ये आप लोगों का एनालिसिस रहेगा, इसमें मैं सर नहीं बोल पाऊंगी। थैंक यू। थैंक यू पूजा, हमारी पूरी बोर्ड की तरफ से शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू।